नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता, दोस्तों इसमें हमने लेक्चर नंबर 3.1 आपका कवर करा दिया है। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3.2। दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 3.1 में ये देखा था कि न्यूलैंड का अष्टक का नियम क्या कह रहा था और मेंडलीव का नियम क्या कह रहा था। दोस्तों उन दोनों नियमों में एक बात कॉमन थी। वो बात क्या थी कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था? परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। तो दोस्तों उनको परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। ये किस में रखा गया था? मेंडलीव के नियम में रखा गया था और न्यूलैंड के अष्टक के नियम में रखा गया था। दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज का हमारा एक नया नियम। दोस्तों नियम का नाम लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त नियम। क्या नियम है? आधुनिक आवर्त नियम। क्या है ये नियम? इसमें क्या चेंज किया गया है? लिखा है HGJ मोजले। मोजले का मतलब मौज लेने वाले, ऐसा नहीं है। मोजले एक साइंटिस्ट थे। HGJ मोजले एक रसायनज्ञ थे। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांकों के। किसने बताया है? HGJ मोजले। अभी तक क्या हो रहा था कि तत्वों के जो गुण होते थे वो किसके आवर्ती फलन होते थे? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते थे। अब क्या बताया गया कि जब विभिन्न प्रकार की खोज हुई, कई सारी खोजें हुई, वो तो तब के लिए था जब बहुत पहले की बात थी, जब कई सारी और खोज हुई तो ये पता चला कि तत्वों के जो गुण होते हैं, यानी जो तत्वों के जो गुण आपस में मिलते हैं वो परमाणु भार के हिसाब से नहीं मिलते हैं, बल्कि किसके हिसाब से मिलते हैं? परमाणु क्रमांकों के हिसाब से मिलते हैं। इसीलिए एक नियम निकाला गया और उस नियम का नाम क्या है दोस्तों? आधुनिक आवर्त नियम, जिसमें यह बताया गया कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब बात वही है जैसे हमने बात किया था आवर्तिता के लिए। आवर्तिता का मतलब ही क्या है? आवर्ती फलन, यानी इनके गुण आपस में क्या होने लगते हैं? मिलने लगते हैं। इसी तरीके से क्या है? आवर्ती फलन का मतलब जब अगले आवर्त में जाएंगे तो इनके क्या होने लगेंगे? आपस में गुण क्या होने लगेंगे? मिलने लगेंगे। किस प्रकार से मिलेंगे? वो परमाणु क्रमांकों के आधार पर आपस में क्या होते हैं दोस्तों? मिलते हैं। इसीलिए यह बताया गया कि जो आधुनिक आवर्त नियम है वो परमाणु भार पर बेस नहीं है, बल्कि किस पर बेस है? परमाणु क्रमांक पर बेस है। दोस्तों जब हमको ये पता चला कि जो भी तत्व होंगे उनको परमाणु क्रमांक के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, तो जो मेंडलीव की पहले आवर्त सारणी आई थी उसको क्या किया गया? संशोधित किया गया। मेंडलीव की जो पहले आवर्त सारणी थी वो किस पर बेस थी? परमाणु भार पर बेस थी। अब जब हम इसको संशोधित करेंगे तो किसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे? परमाणु क्रमांक के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं क्या है मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। दोस्तों ये देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो संशोधित की गई है उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं उनको देखेंगे। लिखा हुआ है मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधित रूप। संशोधित क्यों किया गया? क्योंकि पहले यह पता था कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। बाद में आधुनिक आवर्त नियम आया। क्यों आया? क्योंकि जब से कई सारी खोज हुई तो हमको ये पता चला कि जो आवर्ती फलन होते हैं वो परमाणु भारों के नहीं होते हैं, बल्कि किसके होते हैं? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा है इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ही लिखा है कि किसके बढ़ते हुए क्रम में आपने व्यवस्थित किया? परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। किसको व्यवस्थित किया? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, जब इसको संशोधित किया गया, संशोधित का मतलब इसको जब सही किया गया तो किसके क्रम में व्यवस्थित किया गया? परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। अब जब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं तो किस में व्यवस्थित करेंगे? तो दोस्तों जैसा कि हमें पिछले लेक्चर में भी बात किया था कि जब तत्वों को व्यवस्थित करते हैं तो क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करते हैं। दोस्तों वही लिखा हुआ है तथा तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया। कितनी क्षैतिज पंक्तियों में?
10 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया। इन क्षैतिज पंक्तियों को दोस्तों सभी को पता है, पिछले लेक्चर में भी बात किया था, इन क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। श्रेणी यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। कितनी क्षैतिज पंक्तियां? 10 क्षैतिज पंक्तियां। इन सभी क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? सीरीज या श्रेणी कहते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन श्रेणियों को, यानी ये जो श्रेणी है या ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, इन क्षैतिज पंक्तियों को बोलिए आप, या आप ये कह सकते हैं इन श्रेणियों को 7 क्षैतिज कॉलमों में बांटा गया। 7 क्षैतिज कॉलमों में और 9 खड़े कॉलमों में बांटा गया। 7 क्षैतिज कॉलम में और 9 खड़े कॉलम में। सिंपल सी बात है, जैसे एक कॉलम, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से कितने क्षैतिज कॉलम है? ये क्या है? ये दोस्तों है क्षैतिज। अब खड़े कॉलम का मतलब क्या होता है? ये वाला कॉलम जो होता है ये क्या होता है दोस्तों? खड़ा कॉलम होता है। इसको क्या बोलते हैं? खड़े कॉलम, या इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, या इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल भी बोलते हैं। सो कितने क्षैतिज कॉलमों में? 7 क्षैतिज कॉलमों में और 9 खड़े कॉलमों में बांटा गया। अब दोस्तों लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था, लेक्चर नंबर 3.1 में क्या बताया था? ये बताया था जो क्षैतिज कॉलम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। वही लिखा हुआ है, 7 क्षैतिज कॉलमों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा सर? 7 आवर्त होते हैं। संशोधित आवर्त सारणी में पूछा है। अगर हम आपसे कहें कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कितने खड़े कॉलम होते हैं, तो कितने खड़े कॉलम लिखे हैं दोस्तों? यहाँ पर 9 खड़े कॉलम। यानी जब हम मेंडलीव की पुरानी वाली आवर्त सारणी थी तो उसमें कितने खड़े कॉलम थे? 8 खड़े कॉलम थे। लेकिन संशोधित वाली में कितने खड़े कॉलम है? 9 खड़े कॉलम है। और 9 खड़े कॉलमों को दोस्तों क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। आवर्त को क्या बोलते हैं दोस्तों? पीरियड बोलते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आए होंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिखा हुआ है प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व। जितने भी आवर्त हैं, कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। इन 7 आवर्त का जो प्रथम तत्व होता है, यानी जो पहला तत्व होता है, वो क्या होता है दोस्तों? क्षार होता है। ध्यान रखिएगा, 7 आवर्तों का जो पहला तत्व होगा वो क्या होगा? क्षार होगा। तथा अंतिम तत्व यानी जो आखिरी तत्व होगा वो क्या होगा? अक्रिय गैस होगा। क्या होगा? अक्रिय गैस। और आखिरी कॉलम में कौन से कॉलम में होगा? 9वें कॉलम में। यानी जो पहले कॉलम में जो तत्व होंगे वो क्या होंगे? क्षार होंगे। और जो 9वें कॉलम में जो तत्व होंगे वो क्या होंगे? अक्रिय गैस होंगे। यही तो बोला गया कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार होता है तथा अंतिम तत्व क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। और अक्रिय गैस के बारे में हमने बताया हुआ भी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एक आवर्त में आगे की ओर जाने पर तत्वों के गुण बदल जाते हैं। सभी को पता है क्या करते हैं, जब एक आवर्त में हम आगे की तरफ जाते हैं तो तत्वों के गुण क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। सिंपल सी बात है, हम जैसे अगर लिखें LIBEBC इस तरीके से चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखें? Na लिखें, यहाँ पर Mg लिख लें, यहाँ पर B के बाद Al लिख लें, Si लिख लें। अब जब हम एक आवर्त में आगे की तरफ जाते हैं, ये क्या है? ये आवर्त ही तो है। जब किसी आवर्त में आप आगे की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? गुण बदल जाते हैं। लेकिन तथा नए आवर्त में जाने पर गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ये पहला आवर्त हो गया। ये कौन सा आवर्त हो गया? दूसरा आवर्त हो गया। यानी जब पहले आवर्त में आप आगे की तरफ जाओगे तो गुण क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। लेकिन जब आप दूसरे आवर्त में आओगे तो यहां आओगे कि नहीं आओगे? जब दूसरे आवर्त में आगे की ओर जाओगे तब वहां पर क्या हो जाएंगे? गुणों की पुनरावृत्ति होती है। दूसरे आवर्त का मतलब होगा इसका गुण किससे मिलने लगेगा? Li से मिलने लगेगा कि नहीं मिलेगा? और Be का गुण किससे मिलेगा? Mg से मिलेगा। B का Al से, C का SI से मिलने लगेगा। यानी एक आवर्त में आगे की तरफ जाने पर गुण क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तथा नए आवर्त में जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो गुणों की क्या होने लगती है? पुनरावृत्ति होने लगती है। और दोस्तों हमने क्या बताया था? गुणों की पुनरावृत्ति को ही हम क्या कहते हैं?
आवर्तिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तिता, यानी पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो दोस्तों वही लिखा हुआ है यहाँ पर, अतः गुणों की इस पुनरावृत्ति को ही क्या कहते हैं? आवर्तिता कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के क्या गुण थे और क्या दोष थे। आइए दोस्तों बात करते हैं गुण और दोष की। तो दोस्तों देखते हैं कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के क्या गुण थे और क्या दोष थे। जैसा कि आप मेरे पीछे गुण और दोष दोनों को लिखा हुआ देख रहे होंगे, हमने इनको कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट्स को ये समझेंगे कि आखिरकार ये पॉइंट हमसे क्या बता रहे हैं, यानी क्या चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों वही चीजें समझाते हैं। और पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इस आवर्त सारणी में, कौन सी आवर्त सारणी में? मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में। दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करना क्या है? स्क्रीनशॉट लेना जरूरत नहीं है। करना क्या है? आपको नोट्स मिल जाएगा। वो नोट्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। अगर पीडीएफ डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कांटेक्ट नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों बढ़ेंगे पॉइंट्स की तरफ। और पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इस आवर्त सारणी में अर्थात मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में तत्वों का अध्ययन सरल हो गया। कैसा हो गया? तत्वों का अध्ययन सरल हो गया, यानी हम सरलता से तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट किया? परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट किया। अब जब हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट करेंगे तो कोई तत्व ऐसा होगा जिसका परमाणु क्रमांक 1 होगा, कोई तत्व ऐसा होगा जिसका 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इस तरीके से परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में हम क्या करते रहेंगे? तत्वों को एडजस्ट करते रहेंगे। सो ये क्या है? हमारे लिए एक सरल माध्यम हो जाएगा। तो दोस्तों परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में जब हम इनको एडजस्ट कर रहे हैं तो इनका अध्ययन कैसा हो गया? सरल हो गया। क्यों सरल हो गया दोस्तों? इसकी भी हम बात करेंगे। वो दोस्तों हम कहाँ बात करेंगे? अगले लेक्चर में बात करेंगे। और दोस्तों अगले लेक्चर में हम आवर्त सारणी को भी बनाएंगे कि कैसे हम आवर्त सारणी को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो आवर्त सारणी हम विद इन 2 मिनट्स में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कभी भी कहीं पर भी आपसे सोते हुए भी कोई पूछेगा कि बेटा क्या आप आवर्त सारणी बना लोगे, तो आप कहोगे यस हम बना सकते हैं आवर्त सारणी को। आपको सारे के सारे एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, फटाफट से आप आवर्त सारणी बना सकते हैं, फटाफट से आप उनकी वर्ग संख्या बता सकते हैं, आप उनकी आवर्त संख्या बता सकते हैं। ये दोस्तों सारी बातें कहाँ होंगी? ये सारी की सारी बातें दोस्तों हम करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3.3 में। सो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है? लिखा हुआ है, इस आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन किया जा सकता है तथा परमाणु भार निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी परमाणु भारों में संशोधन भी किया जा सकता है और परमाणु भार निर्धारित भी किए जा सकते हैं। दोस्तों तत्वों के परमाणु भारों में हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं और परमाणु भार को निर्धारित भी कर सकते हैं। सो दोस्तों संशोधन और निर्धारण कैसे होगा ये हम कहाँ जानेंगे? अपने आगे के लेक्चर से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम आसानी से जान जाएंगे कि कैसे संशोधन होता है और कैसे निर्धारण होता है। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इस आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों की स्थिति से, किस चीज से? तत्वों की स्थिति से उस तत्व की संयोजकता का अनुमान किया जा सकता है। किस चीज का अनुमान कर सकते हैं आप? संयोजकता का अनुमान कर सकते हैं। और संयोजकता के बारे में हमने क्या बताया था? संयोजन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। और हमने क्या बताया था? अगर बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजकता 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। अगर हमने कह दिया बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? तो आप क्या बताएंगे सर? 8 - n वाला रूल लगाएंगे, 8 से 5 को माइनस करेंगे, संयोजकता कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये सारी बातें दोस्तों हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर करी हुई हैं। सो दोस्तों इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? संयोजकता का अनुमान भी लगा सकते हैं। अब अगला पॉइंट कह रहा है, यह आवर्त सारणी नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है। यानी इस आवर्त सारणी से हम ये भी जान सकते हैं कि जो नए तत्व होंगे उनको हम कहाँ रखेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के क्या गुण हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ेंगे किसकी तरफ? अब किसी भी चीज में कोई गुण होता है तो दोष भी होते हैं। अब वो दोष क्या है इनके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों
कुछ ही छोटे से दोष हैं वो देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान ना होना। जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई थी उसमें हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए आवर्त सारणी में स्थान का ना होना, यानी लेंथेनाइड के लिए भी आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं था और एक्टिनाइड के लिए भी आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं था, जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व किसको कहते थे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते थे। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। ये सारी बातें दोस्तों हम कहा करेंगे, ये भी हम आगे करेंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तत्वों का विकर्ण संबंध और क्षैतिज संबंध। तत्वों का विकर्ण संबंध और क्षैतिज संबंध के बारे में भी कहां डिस्कस किया जाएगा, जैसे ही हम आवर्त सारणी, पहले हम क्या करेंगे, आवर्त सारणी को बनाना सीखेंगे। जब एक बार आवर्त सारणी बनाना सीख जाएंगे तो हमको यह भी पता चल जाएगा लेंथेनाइड क्या है, एक्टिनाइड क्या है, उसमें विकर्ण संबंध हम कैसे निकालेंगे। ये सारी बातें हम बहुत ही जल्दी दोस्तों सीखने वाले हैं। वो हम कल ही सीख जाएंगे कि आवर्त सारणी को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी क्या होती है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी किस पर बेस्ड थी, तो सभी को पता होगा ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर बेस्ड थी। अब हम बात करते हैं कि इसके गुण क्या थे, इसके दोष क्या थे, इसके बारे में आपको आसानी से पता चल गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपनी मेन आवर्त सारणी, जो आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं, उसे कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। कैसी कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी। ये जितनी भी हमने अभी पढ़ाई हैं ये बहुत पहले आई थी, उसके बाद बहुत सारे संशोधन हुए, तब एक प्रॉपर वे में एक आवर्त सारणी आपको बताई गई। उसी आवर्त सारणी का नाम दोस्तों क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी, यानी इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। आइए दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। तो दोस्तों लिखा हुआ है दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बनाना भी सीखेंगे। सो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह ज्ञात हुआ कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के गुणों में समानता होती है। यानी जब हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो हमको क्या ज्ञात होता है, हमको ये ज्ञात होता है कि जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं और जो तत्वों के जो गुण हैं उनमें क्या होती है, समानता होती है, या हम कह सकते हैं इनमें क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कौन, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के गुण एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंध होते हैं। संबंध का मतलब होता है उनमें घनिष्ठ संबंध होता है या इनमें समानता होती है। अब दोस्तों क्या समानता होगी, लिखा हुआ है रॉग, वर्नर और बरी। ये कौन है, ये रसायनज्ञ हैं। कौन कौन रसायनज्ञ हैं, राग, वर्नर और बरी। और अन्य लोगों ने, और भी कई लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को तत्वों के वर्गीकरण का आधार मानकर एक आवर्त सारणी निर्मित की, जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। यानी अगर हम शॉर्ट वे में आपसे पूछे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है, तो आप यही कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसे निर्मित किया गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह देखा गया कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के गुणों में क्या होती है, समानता होती है। समानता होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाया गया। और दोस्तों जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो आप किससे बनाते हैं, एस, पी, डी और एफ। यही तो हमने बोला हुआ है आपसे कि आप हमेशा क्या करिए, उपकोष मेथड से बनाइए। तो जब हम आवर्त सारणी बनाएंगे तो उसको भी 4 भागों में बांटेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये दोस्तों आया कहां से, ये आया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है वो किस पर बेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बेस होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही आधार माना गया और इसी के आधार पर एक आवर्त सारणी निर्मित की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। तो दोस्तों वहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बाह्य कोश के बारे में भी बताया था, क्या होते हैं बाह्य कोश, वहां पर संयोजी कोश को भी बताया था,
आंतरिक कोश क्या होते हैं, ये सारी बातें दोस्तों वहां पर डिस्कस भी किया हुआ था और ये भी बताया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक या एस उपकोश, पी उपकोश, डी उपकोश और एफ उपकोश क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाए जाने के कारण इसको 4 प्रकार के ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब दोस्तों हम बात करते हैं एस ब्लॉक क्या होंगे, जिसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही आधार माना गया है, तो आप उन तत्वों का क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा अगर एस उपकोश में प्रवेश करता है तो वो तत्व किस ब्लॉक का होगा, एस ब्लॉक का तत्व होगा। ध्यान रखेंगे, आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे, अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करता है तो एस ब्लॉक का तत्व होगा, पी उपकोश में प्रवेश करता है तो वो पी ब्लॉक का तत्व होगा, डी उपकोश में प्रवेश करता है तो वो डी ब्लॉक का तत्व होगा और एफ उपकोश में प्रवेश करता है तो दोस्तों वो एफ ब्लॉक का तत्व होगा। सो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया, इसी के आधार पर एक आवर्त सारणी निर्मित करी गई जिसको हम क्या कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। दोस्तों छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कि आप बता सकते हैं कि नहीं। सो दोस्तों हमने यहां पर ले लिया एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, हमने बताया कि कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। अब आप हमको ये बताइए ये एस ब्लॉक का तत्व है कि बी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का है। सो दोस्तों आप क्या कहेंगे, सर पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, जब हम देखेंगे कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो जिस उपकोश में प्रवेश करेगा उसी उपकोश का वो तत्व होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब दोस्तों अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश किया, पी उपकोश में प्रवेश किया कि नहीं प्रवेश किया। जब ये पी उपकोश में प्रवेश कर गया तो ये किस ब्लॉक का तत्व होगा दोस्तों, ये पी ब्लॉक का तत्व होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में प्रवेश करेगा वही क्या होगा, उसका स्थान होगा, यानी वहीं पर वो रखा गया होगा। अगर हम आपसे कहें कि कोई तत्व है, आपसे सिंपल सा बात बोल देते हैं, यहां पर आपसे कह देते हैं परमाणु क्रमांक 12, क्या कह देते हैं, परमाणु क्रमांक 12 के लिए ले लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया, सर बाह्य कोश यही है, बाह्य कोश यही है और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया, एस उपकोश में गया कि नहीं गया। अगर एस उपकोश में गया तो किस ब्लॉक का तत्व होगा दोस्तों, एस ब्लॉक का तत्व होगा। अब हम बात कर लेते हैं डी के लिए। अगर हम आपसे कहें 21 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। अब दोस्तों अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में गया है, डी उपकोश में गया है कि नहीं गया है। अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जब यहां तक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20, जो 21वां इलेक्ट्रॉन है वो कहां गया है, डी उपकोश में गया है, इसीलिए किस उपकोश का तत्व होगा दोस्तों, ये डी उपकोश का तत्व होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों दीर्घाकार आवर्त सारणी आसानी से समझ में आई होगी। अब कल हम इसको सीखेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी कैसे बनाई जाएगी। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।